हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप और आज हम TYBSC का जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सब्जेक्ट है इसकी क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि है 2020 की। कोरोना की वजह से इस टाइम वो क्वेश्चन पेपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हुए थे, तो जो ऑफलाइन हुई थी उसी क्वेश्चन पेपर से हम आज क्वेश्चन देखने वाले। तो टोटल क्वेश्चन कितने थे वहाँ पर 60 थे, वही आज हम यहाँ पर देखेंगे। अगर आप TYBSC के तो आपको इस वीडियो से हेल्प हो जाएगी कि क्वेश्चन किस तरह आए थे या फिर इस बार भी किस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आप सेट एस्पायरेंट है तो आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, शायद इसी से कोई क्वेश्चन सेट के लिए आ जाए या फिर इसी के रिलेटेड कोई क्वेश्चन सेट के लिए भी आ सकता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लेट सी बी द यूनिट सर्कल, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में Z = 1 यूनिट सर्कल दिया गया है इन आइदर डायरेक्शन। इन आइदर डायरेक्शन यानी कि पॉजिटिव ओरिएंटेशन हो सकता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज इस तरह हो सकता है या फिर इस तरह भी हो सकता है। देन इंटीग्रेशन Z² / Z - 3 dz, ये हमें ढूंढना है। और C क्या है, यहाँ से ये है यूनिट सर्कल 1 और 0 ओरिजिन पे सर्कल। तो क्या आने वाला है इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ से हमें पहले तो सिंगुलर पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। ये जो फंक्शन है f ऑफ z इज इक्वल टू Z² / Z - 3, इसके लिए सिंगुलर पॉइंट कब है, जब इसका डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। सो दैट एम्प्लाइज Z - 3 कब 0 होगा, जब Z = 3 बन जाएगा। सो Z = 3 क्या हुआ, इस फंक्शन का सिंगुलर पॉइंट। तो ये सिंगुलर पॉइंट क्या इस इंटरवल के यानी कि क्या इसके रीजन में है या कर्व के, या फिर कर्व पर है। कर्व पर भी नहीं है, इंटीरियर भी नहीं है, ये कर्व के एक्सटीरियर में है। तो हमारा कॉची-गॉर्सेट थ्योरम क्या कहता है, अगर आपका कोई भी फंक्शन, हमारा कॉची-गॉर्सेट थ्योरम कहता है आपका कोई भी फंक्शन अगर किसी कर्व के इंटीरियर में या फिर उस कर्व पर, किसी कर्व के इंटीरियर में या फिर उस कर्व पर एनालिटिक है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या है, हमेशा 0। तो उसका इंटीग्रेशन क्या है, हमेशा 0। तो इसी वजह से इसका इंटीग्रेशन कितना लेना है, 0। सो इट इज वेरी हेल्पफुल थ्योरम, कॉची-गॉर्सेट थ्योरम। अगर आपका कोई फंक्शन किसी आर्क के अंडर या फिर उस आर्क पर एनालिटिक है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, 0। सो यही थ्योरम हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो इससे आंसर बनता है हमारा ये 0। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अ कंटिन्यूअस कर्व विच डू नॉट हैव अ पॉइंट ऑफ सेल्फ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड, यानी कि ऐसी कर्व जिसे सेल्फ इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। सेल्फ इंटरसेक्शन पॉइंट यानी कि कोई भी ऐसी कर्व अगर इस तरह हुआ, ये क्या हुआ, सेल्फ इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ, उसी को उसी से इंटरसेक्ट किया। अगर ये देखिए, अगर सर्कल है तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। सर्कल क्या है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। इसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही है, लेकिन इट इज़ नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर। यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। तो ये जो दी गई है इस तरह हो सकती है कर्व, या फिर इस तरह भी हो सकती है, या फिर इस तरह भी हो सकती है। ठीक है, इसे ऐसी कर्व को हम क्या कहते हैं, इट इज अ सिंपल कर्व। इसे क्या कहेंगे हम, सिंपल कर्व। अगर सिंपल कर्व का फॉर्मूला क्या डेफिनेशन है हमारे पास, अगर इसका फाइनल और इनिशियल पॉइंट एक ही हुआ तो भी उसे हम सिंपल कर्व कहते हैं, उसे भी हम क्या कहते हैं, सिंपल कर्व कहते हैं। सो इट इज अ सिंपल कर्व। यहां से ऑप्शन बना बी। और क्वेश्चन नंबर 3 तो क्या है, सिर्फ फॉर्मूला है। सो क्वेश्चन नंबर 3, Z = x + IY दिया गया है, तो इसे थीटा की वैल्यू क्या होने वाली है, या फिर इसे हम आर्गुमेंट भी कहते हैं। आर्गुमेंट ऑफ Z = tan 1 y/x, इट इज फॉर्मूला। ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला है। सो यहाँ से ऑप्शन बनता है बी। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में तो प्रॉपर्टी है। अगर आपको प्रॉपर्टी मालूम है तो भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो व्हाट इज प्रॉपर्टी, Z1 / Z2 इस होल का कॉन्जुगेट। सो व्हाट इज कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी फॉर दिस, दिस इज द Z1 कॉन्जुगेट / Z2 कॉन्जुगेट। Z2 कॉन्जुगेट ये आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए भी लगा सकते हैं। Z1 ± Z2 इसका कॉन्जुगेट है, तो यहाँ पर भी हम Z1 कॉन्जुगेट + Z2 कॉन्जुगेट
कर सकते हैं, कॉन्जुगेट के लिए ये होल्ड हो जाती है इस प्रॉपर्टी। सो यहाँ से ऑप्शन बना ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, साइन आई जेड को हम किस तरह राइट करेंगे, सॉरी जेड ने यहाँ पर साइन आई जेड। सो व्हाट इज साइन आई जेड, साइन जेड का फॉर्मूला क्या है, साइन जेड को हम राइट करते हैं ई रेस टू आई जेड माइनस ई रेस टू माइनस आई जेड अपॉन 2i। तो जेड की जगह पर क्या है, यहाँ पर आई जेड है, सो ई रेस टू आई, और जेड की जगह पर आई जेड माइनस ई रेस टू माइनस आई इंटू आई जेड अपॉन 2i। सो यहाँ से आई का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, आई स्क्वायर आई यानी कि आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, इट इज -1। सो ये हुआ ई रेस टू माइनस जेड माइनस ई रेस टू, ये माइनस है और ये फिर से माइनस बन जाएगा, सो ये बन जाएगा प्लस, सो ई रेस टू जेड अपॉन 2i। तो हमें इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अब हम इसे किसी फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इस i के कॉन्जुगेट से इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो i का कॉन्जुगेट क्या है, -i। तो ये -i से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो ये बन जाएगा ई रेस टू माइनस जेड माइनस ई रेस टू जेड अपॉन 2। यहाँ से i और ये -i, तो ये बन जाएगा 1। सो माइनस को अगर अंदर से मल्टीप्लाई किया तो i ई रेस टू जेड माइनस ई रेस टू माइनस जेड अपॉन 2। तो ये किसका फॉर्मूला है, साइन एच जेड। ये किसका फॉर्मूला है, साइन एच जेड का। तो ऑप्शन क्या है, या फिर ये प्रॉपर्टी जो है, ये प्रॉपर्टी भी आप हमेशा याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आई साइन एच जेड, साइन आई जेड इज इक्वल टू आई साइन एच जेड। इस प्रॉपर्टी का आपको यूज भी हो सकता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो चलिए देखते हैं अब। तो यहाँ से आंसर क्या बना, सी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर एक फंक्शन दिया गया है, क्या है फंक्शन, जेड ऑफ टी इज इक्वल टू टी प्लस आई टी। कब, अगर हमारा टी लाइज करेगा 0 से लेकर 1 तक, और टी प्लस आई जब टी लाइज करेगा 1 से लेकर 2 तक। तो ये जो कर आने वाली है किस टाइप की होगी या फिर कौन सी होगी। सो पहले तो इसके लिए हम इसे ड्रॉ करेंगे किस तरह आता है। तो जब 0 से लेकर 1 तक और फिर 2 तक, 0 से लेकर 1 तक है तो x की वैल्यू भी वेरीज होती है, y की वैल्यू भी वेरी होती है एज ए टी। सो x यहाँ तक, यहाँ से 1, और उसके बाद x की वैल्यू वेरी होती है 1 से लेकर 2 तक, लेकिन y की वैल्यू क्या है, 1 कांस्टेंट है, तो इस तरह आ जाएगी। तो इस आर्क को हम क्या कहेंगे, या फिर कर्व को, इस कर्व को क्या कहेंगे, तो क्लोज भी नहीं है, जॉर्डन भी नहीं है, ये स्मूथ है, इसलिए नॉट स्मूथ भी रॉन्ग है। तो इस तरह अगर कोई कर्व आ जाती है तो इसे हम स्मूथ कर्व कहते हैं। सो यहाँ से ऑप्शन बना डी। ऑप्शन कौन सा सही है, डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अ पार्ट ऑफ मल्टी वैल्यू फंक्शन एफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल विच इज सिंगल वैल्यू, यानी कि मल्टी वेरिएबल फंक्शन आपने लिया और उसमें से जो सिंगल वैल्यू एक आने वाली है, उस वैल्यू के फंक्शन को हम क्या कहते हैं। तो मल्टीपल वैल्यू फंक्शन यानी कि क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ब्रांच पॉइंट, कलेक्शन ऑफ ब्रांच पॉइंट, यानी कि जो ब्रांच के ब्रांच पॉइंट होते हैं उन सबका अगर आपने कलेक्शन लिया तो वो मल्टी वैल्यू फंक्शन बन जाता है। तो अगर हम उसमें से सिंगल निकालेंगे तो वो क्या, एक ही लेंगे तो वो क्या हो गई, ब्रांच, तो वो क्या हो गई, ब्रांच। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा सही है, ये इट इज अ ब्रांच पॉइंट, 7 के लिए ए ब्रांच पॉइंट। तो यहाँ से सिर्फ डेफिनेशन दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हाउ मेनी जीरोज डज अ नॉन कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैव, यानी कि आपके पास पॉलिनोमियल है डिग्री n की, तो इसके लिए कितने जीरो होने चाहिए, इसके लिए कितने जीरो होने चाहिए, या फिर इसके जो पॉलिनोमियल है n डिग्री की उसके लिए रूट कितने होते हैं। अगर कोई n डिग्री के पॉलिनोमियल है तो उसके लिए मैक्सिमम रूट n होते हैं। मैक्सिमम रूट कितने होते हैं, n होते हैं, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, रियल हो, कोई भी हो, लेकिन मैक्सिमम कितने हो गए हो, n रूट हो जाएंगे। तो यहाँ से इसके लिए एटमोस्ट n है, एटमोस्ट कितने रूट है, n है। तो यहाँ पर एटमोस्ट के लिए तो कोई कंडीशन नहीं है, या तो कंडीशन में 0 है, एटलीस्ट 1 है,
n+1 और इनफाइनाइटली मेनी तो नहीं हो सकते क्योंकि इसकी डिग्री फाइनाइट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से z-7 एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री n। ठीक है, ऑफ डिग्री n, z-7 ले लेते हैं। तो यहाँ से 7 एक ही रूट है लेकिन वो कितने टाइम है, n टाइम है। तो रूट क्या हुआ, सिर्फ एक ही हुआ लेकिन कितनी बार है, n टाइम है। तो रूट कितने है यहाँ से 1। सो दैट पॉलिनोमियल हैज एटलीस्ट वन रूट, यानी कि एटलीस्ट 1 0। या फिर हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा भी है। क्या कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, अगर कोई भी आपके पास n डिग्री की पॉलिनोमियल है तो उसके लिए एटलीस्ट 1 रूट तो होना ही है, एटलीस्ट 1 रूट होना ही होना है। तो इस वजह से एटलीस्ट 1 रूट, यानी कि यहाँ से ऑप्शन बना बी। सो 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9, रूट ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया गया है टॉइस ऑफ z = 1। तो इसके लिए कौन सा रूट होना है या फिर इसका रूट क्या है, यानी कि ऐसे वैल्यू z की जो इस इक्वेशन को सॉल्व सेटिस्फाई करती हो। तो इसे लिखेंगे हम e⁻² = e⁻0। दोनों का x लॉग लिया तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर इस तरह भी आप सॉल्व कर सकते हैं, हम दोनों ही तरह से देख लेंगे इसे। तो पहले इसे सॉल्व कर दें। सो 2z = 0 बन जाएगा, 0 तो ऑप्शन में नहीं है, तो हमें आगे कुछ सोचना पड़ेगा। सो यहाँ से हम 1 भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 1 के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, 2n पाई i = क्या है 1। सो हम इसे लिख सकते हैं e⁻² z = e⁻0 × e⁻2n पाई i। तो ट्वाइस z = क्या हुआ, ये तो 0 है, तो ये बन जाएगा 0 + 2n पाई i। सो z = क्या है, 2 कैंसल, n पाई i। सो z की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2n पाई i। या फिर यहाँ से अगर इसका लॉग ले लिया तो, इसका अगर हमने लॉग लिया तो क्या बन जाएगा, टॉइस ऑफ z = log 1। और log 1 के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, log 1 के लिए ln(1) प्लस यहाँ से थीटा जो प्रिंसिपल है o प्लस 2n पाई, और इसके लिए i। सो ln(1) क्या है, 0 है, ln(1) 0 प्लस थीटा, यानी कि ये क्या हुआ 1, यानी कि यहाँ पर। तो यहाँ से एंगल यहाँ पर क्या है, ये 0 एंगल है। सो ये 0 प्लस 2n पाई, और यहाँ पर प्लस यहाँ पर रूट है 2n पाई है यहाँ पर। सो ये हुआ 2n पाई i। सो z = n पाई i। आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। मैंने दोनों ही स्टेप यहाँ पर आपको समझ दिए, दोनों से ही आंसर एक ही हो जाता है। तो 9 का आंसर है बी। नेक्स्ट 10, ए भी बहुत ही आसान है। कॉन्जुगेट, सिर्फ कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट यानी कि क्या है, अगर हमारे पास कोई भी z फंक्शन है z = x + iy, तो हम क्या करते हैं कॉन्जुगेट में, इमेजिनरी जो पार्ट है उसका निगेटिव, जो भी इमेजिनरी पार्ट है उसका क्या करना है, हमें सिर्फ नेगेटिव करना है। सो z कॉन्जुगेट क्या हो जाता है, x - iy। इमेजिनरी का कॉन्जुगेट रियल एज इट इज रहता है। सो सेम, अगर यहाँ से 5 + 2i है तो 5 - 2i बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है यहाँ पर, ये 5 - 2i। कॉन्जुगेट यानी कि रियल पार्ट में हम कोई चेंज नहीं करते, चेंज कहाँ पर होता है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट में, ये हमेशा ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अ रीजन विच इज़ नॉट सिंपली कनेक्टेड इट्स कॉल्ड, यानी कि अगर रीजन जो है आपका सिंपली कनेक्टेड नहीं होगा तो कैसा होगा, सिंपली कनेक्टेड यानी कि अगर रीजन है तो इसे कोई भी होल नहीं होना चाहिए, तब इसे क्या कहेंगे हम, सिंपली कनेक्टेड। अगर सपोज ये सिंपली कनेक्टेड नहीं है तो ये क्या यानी कि इस पर कोई होल है, यहाँ पर होल हो सकता है, ये होल हो सकता है, ये होल हो सकता है, कितने भी होल हो सकते हैं, यहाँ पर हो सकता है, ये ना होल होने चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है कितने हो, 1 हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो या फिर 1000 हो, उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर एटलीस्ट 1 होल भी हुआ तो उसे हम मल्टी कनेक्टेड कहते हैं, या तो सिंपली कनेक्टेड बन जाएगा या फिर मल्टी कनेक्टेड बन जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा सही है, ये 11 के लिए ऑप्शन ये। नेक्स्ट इज 12, कॉज z इज पीरियडिक विथ पीरियड।
सो कॉस जेड क्या पीरियोडिक फंक्शन है? पहले तो ये आप चेक कीजिए, पीरियोडिक है जी हाँ, कॉस हो, साइन हो या फिर टैन हो, सभी के सभी क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। और साइन और कॉस दोनों का पीरियड एक ही है, ठीक है। तो व्हाट इज कॉस जेड का ग्राफ पहले समझ लीजिए आप। कॉस जेड का ग्राफ किस तरह है, इस तरह, ठीक है। तो कहाँ से रिपीट होता है, ये देखिए यहाँ पर जो ग्राफ है यहाँ तक, इसके बाद जो है यहाँ पर, इसके बाद इसी तरह वो रिपीट होता जा रहा है। तो यहाँ से पाई, यहाँ तक पाई और यहाँ तक 2 पाई, यानी कि 2 पाई के बाद ग्राफ क्या है, रिपीट होता जाता है। पीरियोडिक कब कहते हैं, अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस टी, इसे पीरियोडिक कहेंगे विथ पीरियड टी। कब, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हुआ तो फॉर ऑल एक्स, सभी एक्स के लिए, तो इसे क्या कहते हैं हम, पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड टी। तो कॉस जेड का कॉस जेड इसका पीरियड क्या है, 2 पाई, इसका पीरियड कितना है, 2 पाई। तो प्रॉब्लम नंबर 12 है, जिसमें दिया गया है ई रेज टू जेड लॉग सी, और इसे हम किस तरह लिख सकते हैं। तो इसे हम किस तरह लिखेंगे, तो अगर लॉग के लिए कोई भी हमारे पास मल्टीप्लाई होगा तो उसे क्या करते हैं, हम इसका पावर बना देते, तो ये बन जाएगा ई लॉग सी रेज टू जेड, सी रेज टू जेड। और क्या है, लॉग और एक्सपोनेंशियल ये क्या है, इनवर्स है, तो ये कैंसल हो जाएगा, तो बचेगा सी रेज टू जेड, सी रेज टू जेड। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है, ये सॉरी ए जेड रेज टू सी है, तो यहाँ से ऑप्शन बन जाएगा डी, डी इज द करेक्ट चॉइस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, जो कि सिर्फ स्टेटमेंट है, इफ द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन देन, अगर किसी सिंपली कनेक्टेड डोमेन में हमारा एफ ऑफ जेड एनालिटिक है तो उसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, 13 के लिए इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड डी जेड और सी, सी क्या है, उस रीजन में कोई कर्व है, ठीक है, और रीजन क्या है, सिंपली कनेक्टेड है, रीजन क्या है, सिंपली कनेक्टेड, यानी कि इस तरह कोई रीजन है जिसके लिए कोई होल नहीं है, और इसमें हमारा फंक्शन, इस टोटल में हमारा फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। अगर इसमें अगर हमारा फंक्शन एनालिटिक है किसी डोमेन में, तो ये जो इंटीग्रेशन आने वाला है ये हमेशा 0 हो जाएगा, ये हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बाई कोशी-कोरशेट थ्योरम भी आप यहाँ पर ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई रेज टू जेड। ये जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई रेज टू जेड, क्या ये एंटायर है, तो ये फंक्शन जो है देगा ऑप्शन में कौन सा गलत है, ये हमें यहाँ पर चूज करना है। द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई रेज टू जेड इज नॉट एंटायर, तो ये फंक्शन की डिफरेंशिएशन हम कहाँ पर भी निकाल सकते हैं, यानी कि ये क्या है, एनालिटिक है होल कॉम्प्लेक्स प्लेन पर, तो इसी वजह से ये फंक्शन क्या हुआ, एंटायर, एंटायर यानी कि क्या है, अगर आपका फंक्शन किसी भी पॉइंट के लिए एनालिटिक हुआ तो उस फंक्शन को हम एंटायर फंक्शन कहते हैं। सो बाउंडेड है क्या, ई रेज टू जेड, सो ये इस तरह कोई कर्व बन जाएगी, ये अनबाउंडेड है, क्या है, अनबाउंडेड है, सो ये यहाँ से गलत है, सो इसका आंसर है बी, ये कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल भी है, इसी वजह से जो बाउंडेड दिया गया है वही यहाँ पर गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, तो यहाँ पर फंक्शन दिया गया है ई रेज टू आई पाई, और ये कहाँ पर लोकेट है, आई पाई, ये जो फंक्शन है ये कहाँ, ये जो पॉइंट है या फिर इसे पॉइंट कहेंगे, कहाँ पर लोकेट है, तो ई रेज टू पाई यानी कि क्या है, कॉस पाई प्लस आई साइन पाई, सो व्हाट इज कॉस पाई, -1 प्लस आई साइन पाई इज 0, यानी कि पॉइंट क्या हुआ, -1, तो पॉइंट कहाँ पर है, -1 यहाँ पर, तो दिया गया ऑप्शन में निगेटिव रियल एक्सिस, तो ये निगेटिव है और रियल एक्सिस पर है, ठीक है, तो ये हुआ निगेटिव रियल एक्सिस, तो पॉजिटिव नहीं है, ओरिजिन नहीं, इमेजिनरी भी नहीं, तो ये यहाँ से सही है, ये किस पर है, यहाँ से इधर निगेटिव रियल एक्सिस, इधर पॉजिटिव रियल एक्सिस, सो ये पॉइंट कहाँ पर है, निगेटिव रियल एक्सिस पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, सिंपल क्लोज कर्व इज ऑल्सो नोन एज, तो सिंपल क्लोज कर्व के लिए हम क्या कहेंगे, जॉर्डन कर्व, सिंपल कर्व ही क्या होती है, सिंपल
क्लोज कर्व हुई तो वो क्या होती है, जॉर्डन कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रल्स ऑफ ए कर्व, इंटीग्रल्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल आर डिफाइंड ऑन, यानी कि हमारा जो इंटीग्रल है और एफ ऑफ जेड ले या फिर डी जेड ले, ये जो यहाँ पर सी, तो कहाँ पर सी पर डिफाइन होता है या फिर और किसी पर डिफाइन होता है, ये इंटीग्रल किस पर डिफाइन करते हैं हम, तो इंटरवल्स ऑफ रियल लाइन, रियल लाइन के सिर्फ इंटरवल पर डिफाइन करते हैं, या फिर इंटरवल ऑफ इमेजिनरी एक्सिस के फिर सिर्फ इमेजिनरी एक्सिस पर डिफाइन करते हैं, या फिर कोई भी कर्व है या कर्व पर डिफाइन करते हैं, या फिर ओनली सर्कल, या फिर ओनली सर्कल। इन चारों में से कौन सा सही है, सर्कल हुआ तो वो एग्जैक्ट हो जाएगा सर, हम डिफाइन तो इन सब पर करते हैं, लेकिन जो जनरल है इसमें से वो क्या है, कर्व है। जनरल क्या है यहाँ पर, कर्व है, तो यहाँ से ऑप्शन सी कर्व बन जाएगा। शायद आप रियल एक्सिस पर भी हम डिफाइन करते हैं, इमेजिनरी एक्सिस पर भी डिफाइन करते हैं, या फिर सर्कल हुआ तो भी डिफाइन करते हैं, लेकिन ये सब क्या है, पार्ट ऑफ कर्व, तो इसी वजह से इसका आंसर क्या है, कर्व। नेक्स्ट 19, प्रिमिटिव पीरियड ऑफ, प्रिमिटिव पीरियड ऑफ ई रेस टू जेड, ई रेस टू जेड का प्रिमिटिव पीरियड, तो क्या ई रेस टू जेड का प्रिमिटिव पीरियड, तो ई रेस टू जेड को किस तरह लिखेंगे, ई रेस टू एक्स प्लस आई वाई, तो ई रेस टू एक्स इंटू आई वाई का क्या बन जाएगा, कॉस वाई प्लस आई साइन वाई, तो इसका और इसका क्या है पीरियड, 2n पाई, इसका और इसका पीरियड क्या है, 2n पाई, तो जेड का पीरियड क्या बन जाएगा, 2n पाई, जेड का पीरियड क्या बन जाएगा, 2n पाई बन जाएगा। अगर इसका पीरियड कोई 2n पाई है तो प्रिमिटिव पीरियड यानी कि क्या, जो भी फर्स्ट वाला है, जो भी फर्स्ट वाला है यानी कि जो प्राइम है उसे हम, प्राइमरी है उसे हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव पीरियड। प्राइमरी, प्राइमरी क्या बन जाएगा, 2 पाई, प्राइमरी क्या बन जाएगा, 2 पाई, यानी कि आप एन की वैल्यू डालेंगे उसके बाद आगे वाली पीरियड आपको मिलते जाएंगे, लेकिन जो प्राइमरी है वो है 2 पाई। सो द पीरियड ऑफ, प्रिमिटिव पीरियड ऑफ ई रेस टू जेड इज 2 पाई आई, सॉरी 2 पाई आई। सो यहाँ से ऑप्शन कौन सा सही है, सी, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट चॉइस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, अ जॉर्डन आर्क, तो जॉर्डन आर्क क्या है, क्या एक क्रॉस कर दिए खुद को, डजंट क्रॉस इट सेल्फ, क्रॉस इट सेल्फ मल्टीपल टाइम्स, या फिर कांड से, तो जॉर्डन आर्क यानी कि सिंपल आर्क क्यों दी, तो ये क्या है, डजंट क्रॉस इट सेल्फ, यानी कि यहाँ से ऑप्शन क्या बना, इसका ऑप्शन बी। थैंक यू फ्रेंड, तो आगे वाले क्वेश्चन हम अगले पार्ट में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।